गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे छात्रों। आज हम हिंदी विषय का अध्यापन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे लेसन का नाम है महिला आश्रम, जिसके लेखक हैं काका कालेलकर जी। तो आइए सबसे पहले काका कालेलकर जी के बारे में अल्प सा परिचय जानेंगे। जन्म 1885, सातारा महाराष्ट्र। मृत्यु 1981, नई दिल्ली। परिचय: काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण हैं। प्रमुख कृतियां: हिंदी राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, आत्मचरित्र आदि। इस पाठ में हमें क्या देखना है? प्रस्तुत पत्र। यह क्या है? एक पत्र है। काका कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। क्या होता है कि सामाजिक लगाव कितना था काका कालेलकर को, उनका प्यार कितना था, यह सारी बातें पता चलती है। तो देखिए, वह सरोज को पत्र लिखते हैं। तो आइए अब हम यह लेसन शुरू कर रहे हैं। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखो तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं कि सरोज कौन है? काका कालेलकर जी की बहन है। अब सगी बहन है, चचेरी बहन है या मुँह बोली बहन है, यह हमें नहीं पता, लेकिन काका कालेलकर जी ने सरोज जी को बहन कहा है। और वह कह रहे हैं कि आश्रम का मतलब है घर, और यहाँ पर अगर महिला आश्रम से बात जुड़ी है तो यहाँ किसी भी पुरुष का कोई भी संबंध नहीं आना चाहिए। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए, उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना। जो महिलाएं आएंगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। देखो, दो बातें बताइए। सबसे पहले, आश्रम की जो स्थापना करनी है उसके लिए किसी से भी कोई भी खर्चा नहीं मांगना है। अब शायद जमीन होगी या कुछ रूम्स भी वहाँ पे बनाए होंगे, इमारत बनाई होगी, लेकिन उसके लिए जो खर्च लगेगा वह किसी से भी नहीं मांगना है। अब जो महिलाएं आश्रम में रहने के लिए आएंगी वह ऐसे आए, कम से कम वह खुद के कपड़े, खुद के खाने का खर्च वह खुद कर पाए, ये ऐसी वह महिलाएं होनी चाहिए। और यदि वह कुछ महिलाएं हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल कोई बूढ़ी औरत है जिसको अब उसके बहू बेटे ने निकाल दिया है, और ऐसे में या फिर किसी कारणवश वह उन्हें संभालना नहीं चाहते, वह उसे आश्रम में डालना चाहते, तो ऐसे महिलाओं के लिए जो उन्हें छोड़ने आते हैं वह खुद उनका जिम्मा ले ले। इस तरह का आश्रम होना चाहिए, यह बातें वह बता रहे हैं। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा। देखिए, अब
जिसको छोड़ना है वह तो बेझिझक कभी भी छोड़ सकती है आश्रम। लेकिन यदि कोई ऐसी महिला है जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है और आश्रम उसे निकालना चाहता है, तो भी उसे तुरंत ना निकाला जाए, उसे 1 से 3 महीने का वक्त दिया जाए और उसके बाद उस महिला को आश्रम से निकाला जाए। ऐसी आश्रम की व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसा करते वक्त आश्रम ने सोच समझकर यह कदम लेना चाहिए। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, मतलब पूरे चिपका न होना, जुड़ा न होना। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका न होगा, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन आदि सभी धर्मों के महिलाएं इस आश्रम में रह सकती है। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, अतः सामान्य सदाचार, अच्छा आचरण, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए, सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। जब आश्रम में महिलाएं आ जाएंगी, वह अपना अपना कार्य संभालेगी, तब उन्हें क्या करना होगा, स्वावलंबी बनाना होगा और उसके लिए उन्हें सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ना हो। जब तुम आश्रम की शुरुआत करोगी तब शुरुआत में तो कोई पढ़ाई भी नहीं करेगा और ना कोई उद्योग करेगा, लेकिन आगे चलकर क्या होगा कि आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए, पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षण संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसी मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कुढ़न यानी खींच, बेखटके यानी निसंकोच या बिना संकोच के। क्या होगा, पहले जैसे ही महिलाएं जो भी आएगी, अब कोई खुशी खुशी तो आश्रम नहीं आ सकेगा, कुछ तो कारण होगा, कुछ महिलाएं दुखी होगी किसी न किसी कारणवश और इसीलिए वो उस आश्रम में आएंगी। तो आते ही शुरुआत में ना वो पढ़ाई करेगी, ना वो किसी उद्योग को संभाल पाएगी, ना कोई नया उद्योग शुरू कर पाएगी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु कुछ न कुछ उद्योगों में उन्हें उलझाना है, जिससे क्या होगी, वह स्वावलंबी भी होगी, खुशहाली भी उनके जीवन में आ सकेगी। ऐसी सारी बातें काका कालेलकर जी सरोज को कह रहे हैं और ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो, तो वह सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। देखो, अगर कोई ट्रस्टी है या कोई उनका हेड है, तो एक तरह का पोद्रेशन, एक तरह का डिप्रेशन वहाँ पे रहने वाले लोगों पे होता है। लेकिन जब जैसे कह लो कि अगर कोई रेंट पे रह रहा है, एक उदाहरण दे रही हूँ, अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो उसको हमेशा एक मन ही मन में एक हिचकिचाहट होती है कि मालिक कब आएगा, किस बात पर बोलेगा, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, अगर हम ये करें तो क्या होगा, ऐसी हिचकिचाहट रहती है। लेकिन इंसान का खुद का घर या वैसा उसे मन को लगे तो वो क्या करेगा, बेझिझक अच्छी ही बातें वहाँ पे करेगा, ना वो कुछ परेशानी जैसा करेगा। यही बातें इन महिला आश्रम में रहने वाली महिलाओं के साथ होनी चाहिए। उन पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, उनको अपने मन से जीने देना चाहिए और उनके ऊपर अगर बोझा या परेशानी नहीं होगी तो वो भी अपना जीवन जी पाएगी। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे।
देखो क्या कह रही है वो, आश्रम की जो व्यवस्था होगी, जो खर्चे होंगे वो महिलाएं खुद ही उठा पाएंगे। ऐसा तो नहीं है इंसान है, महिला है और उसे कुछ भी नहीं आता, ऐसा तो नहीं हो सकता। इस दुनिया में जो भी इंसान जन्म लेता है उसके अंदर बहुत सारे स्किल होते हैं, सिर्फ उसे पहचानने में क्या लगता है, वक्त लगता है। जब वो खुद को पढ़ता है, खुद का आत्मा क्या कहेंगे, खुद के बारे में वह जानता है, खुद के मन को पढ़ता है, तब उसे पता चलता है अरे मुझे तो ये आता है और मैं क्यों नहीं कर सकती। और ऐसा कर कर अगर वह उद्योग में जुट जाए तो वो आश्रम का जो खर्चा है खुद ही रहेंगे और खुद ही उठा पाएंगे। और ऐसा करते वक्त उनका जो मन है वह संगीत और भक्ति की धारा में लगाना है। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे, उसमें संस्था के नियम में अधीन होकर, अधीन का मतलब होता है अंतर्गत, अधिभार जिम्मेदारी वह उठाएगी। अधीन मतलब संस्था के अधीन होकर कुछ नियम बनाए जाएंगे। महिलाएं 2-2, 4-4 परिवार चलाएगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का मुझे ख्याल है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। देखिए, आप जो कार्य कर रही है, आप जो सलाह दे रही है, वह प्रत्यक्ष क्या हिस्सा लिए बिना वह खुद तो हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन क्या होने वाला है, खुद हिस्सा न लेकर भी वह अपना मार्गदर्शन सभी बहनों को देंगे। ऐसा काका कालेलकर जी बता रहे हैं। वह कह रहे कि उनके बिना उनकी सलाह का और मशवरे का सहारा तो उन्हें रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो निमित्त मात्र होना था, मतलब सिर्फ कार्यभार संभालना है। कार्यभार संभालने के बाद बाकी सब काम अपने आप चलने वाला है। ऐसा काका कालेलकर जी प्रिय सरोज को बता रहे हैं। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित न करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी मैं कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। देखिए, उन्होंने हमने जितना लेसन में जितना पत्र देखा है उस सब में हमें महिला आश्रम स्थापित करते वक्त क्या क्या करना है, कैसी महिलाओं को लाना है, महिलाओं से क्या करवाना है, महिलाओं का मन कहाँ बहलाना है, सारी बातें सीक्वेंस वाइज किसको बताई है, सरोज जी को बताई है। और यह तुम्हारा निर्णय होगा, तुम्हें बाद में लगेगा तुम तो निमित्त मात्र हो, सारी संस्था अपने आप चल रही है, आपको कुछ भी काम नहीं होगा। यह सारी बातें वो बता रहे हैं और उनका निर्णय भी मांग रहे हैं। यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी, क्रिजेंथियम फूल बाहर में है। वह खुद के बारे में अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं। उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो बारी रहस्य की बात पेट में बंधी हो और होठों को सीकर बैठ गई हो। जब खिलती है तभी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकते हैं बहुत, गुलाबी खिलने लगे। कॉस्मोस के दिन आ गए। कॉस्मोस भी एक पौधा है, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने उस पौधे को वहां से निकालकर अपने सिराने के पास लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोल रही है, उत्कटता तीव्रता से बोल रही है। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी। काका
कालेलकर जी ने, कृष्ण कालेलकर जी ने अपनी बहन सरोज को लिखा था। किस बारे में? महिला आश्रम के बारे में। अब और एक छोटा सा पत्र यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं, एकदम छोटा सा पत्र है। यह तो पत्र ऊपर का किस बारे में था यह आपने जाना। अब एक दूसरा पत्र है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9 और 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तब तक चिरंजीव रहना। मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना चाहिए। मतलब वो अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं यह भी इस पैसेज में दिख रहा है। पूजनीय बापूजी चाहते हैं, बापू मतलब महात्मा गांधी जी चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीख लो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह पहले ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा रखे हैं, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो पाया। मैंने अपने फूलों के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष काका कालेलकर ग्रंथावली से यह पाठ लिया गया है। देखो जो छोटा सा पत्र है उसमें 3 पैराग्राफ दिए हैं। पहले पैराग्राफ में अपनी बहन के बारे में उन्होंने अच्छे से पूछताछ की है, उनको अपनी तबीयत के बारे में उनको आग्रह किया है कि हर सप्ताह तुम भी मुझे एक पत्र लिखते रहना। 1, 9, 15 और आज का दिन मैं चौथा पत्र तुम्हें लिख रहा हूँ। और पूजनीय बापूजी ने मतलब महात्मा गांधी जी ने क्या संदेश दिया है, वह खुद क्या सीख रहे हैं, वह खुद उर्दू सीख रहे हैं और बहन को भी उर्दू सीखने के लिए कहा गया था। और इससे पहले तुम पूरी तरह आराम कर लो, यह चिंता उन्होंने अपनी बहन के बारे में जताई है। और जो लास्ट 2 लाइनें हैं वहाँ पर एक छोटे से 2 लाइन में वह बता रहे हैं कि मैंने जो शायद कंपास बॉक्स भी मंगा रखा है और नक्शा तैयार किया है, मतलब आश्रम के बारे में जो नक्शा है वो तैयार कर रहा हूँ, यह बात वो बता रहे हैं। और लास्ट लाइन में वो फिर से उन फूलों के बारे में बता रहे हैं कि मैंने सभी प्रकार के पेड़ पौधे हटा दिए, सिर्फ मैंने क्रोटन को यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे हमारा यह लेसन खत्म होता है। एक भाई अपनी बहन से किस तरह बात करता है, यह सारी बातें हमने इस लेसन में सीखी। इस लेसन में आपको सारे शब्दार्थ भी दिए गए हैं, आपको यह शब्दार्थ सबसे पहले नोट डाउन कर लेने हैं। इस लेसन में थोड़ा सा हार्ड टॉपिक इतना ही है कि यह लेसन की कुछ बातें जो फर्स्ट लेटर है वह तो समझ में आता है कि पूरी तरह महिला आश्रम के लिए दिया गया है, लेकिन सेकेंड पैराग्राफ उसमें वह खुद के यहाँ क्या क्या है वह बताते हैं। और लास्ट पत्र में मैंने आपको बताया कि क्या क्या बताया गया है। इस तरह यह लेसन हमारा महिला आश्रम कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको इस लेसन में किसी भी तरह का कोई डाउट है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।